नमस्कार दोस्तों, डियर स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है भारत में न्यायपालिका। व्यक्ति एक विकासशील प्राणी है और उसके साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ विशेष स्वार्थ भी होते हैं। व्यक्ति के विचारों और उसके स्वार्थों में इस प्रकार से भेद होने के कारण उनमें परस्पर संघर्ष मिलना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त शासन कार्य करते हुए शासक वर्ग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में सदैव एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता होती है जो व्यक्तियों के पारस्परिक विवादों का हल कर सके तथा साथ ही शासक वर्ग को अपनी सीमाओं में रहने के लिए बाध्य कर सके। इन कार्यों को करने वाली सत्ता का नाम ही न्यायपालिका है। राज्य के आदिकाल से लेकर आज तक किसी न किसी रूप में न्याय विभाग का अस्तित्व सदैव ही रहा है और सामान्य जनता के दृष्टिकोण के से न्यायिक कार्य का संपादन सर्वाधिक महत्व रखता है। राज्य में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की व्यवस्था चाहे कितने भी पूर्ण और श्रेष्ठ क्यों न हो, परंतु यदि न्याय करने में पक्षपात किया जाता है तो अनावश्यक व्यय और विलंब होता है, या न्याय विभाग में अन्य किसी प्रकार का दोष है तो जनजीवन नितांत दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। न्याय विभाग के संबंध में ब्राइस महोदय ने कहा है, न्याय विभाग की कुशलता से बढ़कर सरकार की उत्तमत्ता की कोई कसौटी नहीं है, क्योंकि किसी और चीज़ से नागरिक की सुरक्षा और हितों का इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि उसकी इस ज्ञान से कि वह एक निश्चित, शीघ्र व अपक्षपाती शासन का निर्भर रहता है। वर्तमान समय में तो न्यायपालिका का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है, क्योंकि अभियोगों के निर्णय के साथ साथ न्यायपालिका संविधान की व्याख्या और रक्षा का कार्य भी करती है। भारत में न्यायपालिका, देखते हैं भारत में न्यायपालिका क्या है। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस प्रकार भारतीय पुलिस का संगठन ब्रिटिश कालीन दमन नीति पर आधारित है, उसी प्रकार भारतीय न्यायपालिका का संगठन भी ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की ही देन है। परंतु पिछले 3 दशकों में न्यायपालिका की सक्रियता को देखकर यह कहा जा सकता है कि अंग्रेज़ों के समय की न्यायपालिका और वर्तमान समय की न्यायपालिका की भूमिका में बहुत अधिक परिवर्तन आए हैं। 26 जनवरी 1950 से भारत एक गणतंत्र राज्य है। इस वर्ष 1950 में भारतीय गणराज्य का संविधान लागू कर दिया गया और गणतंत्र देश में प्रचलित कानूनों और न्यायपालिका के ढांचे में परिवर्तन नहीं किया गया। एक राज्य में न्यायपालिका की आवश्यकता को बताते हुए गार्नर महोदय ने कहा है कि न्याय विभाग के अभाव में एक सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी समाज बिना विधानमंडल के रहता है, यह बात समझ में आ सकती है, लेकिन ऐसे किसी सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें न्यायपालिका या न्यायाधिकरण की कोई व्यवस्था नहीं हो। भारत जैसे संघात्मक राज्य में स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता को और भी अधिक माना गया है। संघ राज्य में संघीय और राज्य सरकारों के बीच लिखित रूप में शक्ति विभाजन किया गया है, किंतु फिर भी अनेक विषयों पर संघीय और राज्य सरकारों के बीच या राज्य सरकारों के परस्पर विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसका निपटारा स्वतंत्र न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। संपूर्ण न्यायपालिक प्रणाली के शीर्ष पर भारत का उच्चतम न्यायालय है तथा प्रत्येक राज्य का या कुछ राज्यों के समूह के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। उच्च न्यायालय के नीचे श्रेणीबद्ध अधीनस्थ अदालतें हैं। कई राज्यों में पंचायती अदालतें भी हैं। इनमें न्याय पंचायत, पंचायत अदालत, ग्राम कचहरी आदि के नाम से इनको पुकारा जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान के रक्षक और संविधान के आधिकारिक व्याख्याता के रूप में कार्य किया जाता है। वह संसद द्वारा निर्मित ऐसी प्रत्येक विधि को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान के विरुद्ध हो। अपने इस शक्ति के द्वारा वह संविधान की प्रभुता और सर्वोच्चता की रक्षा भी करता है। जब कभी संविधान के किसी अनुच्छेद के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस संबंध में निर्णय देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है और इस संबंध में जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाता है वह अंतिम एवं सर्वमान्य होता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करने के साथ साथ नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की भी रक्षा करता है। यदि भारत संघ की व्यवस्थापिका कार्यपालिका
या अन्य कोई सत्ता नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता के किसी प्रकार का हनन करती है या हस्तक्षेप करती है तो सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपेक्षा या उत्प्रेषण जैसी आवश्यकता हो वैसा आदेश जारी कर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। इस संबंध में प्रथम महान्यायवादी A.C. सीतालवर ने अपने विचारों को इस प्रकार से व्यक्त किया है। सभी प्रश्नों पर संविधान के अंतिम व्याख्याता के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के प्रभाव पर बल देना अतिशयोक्ति नहीं है होगी। सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री सहित भारतीय संघ के सभी पदाधिकारियों के चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय देने का अधिकार प्राप्त है। विशेष अदालतों की व्यवस्था और विशेष अदालतों से सर्वोच्च न्यायालय में सीधे अपील की व्यवस्था। विशेष अदालतों की व्यवस्था और विशेष अदालतों से सर्वोच्च न्यायालय में सीधे अपील की व्यवस्था। राष्ट्रपति ने 13 जुलाई 1984 को आतंकवादी क्षेत्र विशेष अदालतें अध्यादेश जारी कर केंद्र सरकार को अधिकार दिया है कि वह देश के किसी भी भाग की आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र घोषित कर आतंकवादियों पर मुकदमे चलाने के लिए विशेष अदालतें स्थापित कर सकती है। विशेष अदालतें जघन्य अपराधों से संबंधित खास मुकदमों की सुनवाई करेगी। इस अध्यादेश या कानून के अंतर्गत गठित की जाने वाली अदालतों की अध्यक्षता संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्देशित जिला और सत्र न्यायाधीश करेंगे। इन अदालतों में जो फैसले के लिए जाएंगे उन फैसलों के खिलाफ अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकेगी। उच्च न्यायालय संविधान के प्रावधानों के अनुसार विशेष अदालतों का अधीक्षण करेंगे। यह व्यवस्था जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूर्व में जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होती रही है। अपीली क्षेत्राधिकार के दृष्टिकोण से भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली है। संभवतः सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार को लक्ष्य करते हुए 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय के उद्घाटन के अवसर पर भाषण देते हुए M.C. सीतलवाड़ ने कहा था कि इस न्यायपालिका या न्यायालय के आदेश 20 लाख वर्ग मील के विशिष्ट प्रदेश में लागू होंगे, जिसमें लगभग 30 करोड़ व्यक्ति, उस समय लगभग 30 करोड़ व्यक्ति और वर्तमान में 130 करोड़ व्यक्ति निवास करते हैं। यह कहना सत्य होगा कि स्वरूप और विस्तार की दृष्टि से इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ राष्ट्रमंडल के किसी भी देश के सर्वोच्च न्यायालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र तथा शक्तियों से व्यापक हैं। 1950 में 28 जनवरी 1950 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। उस समय देश में 30 करोड़ जनता रहती थी, लेकिन वर्तमान में भारत में 130 करोड़ जनता रहती है और राष्ट्रमंडल के किसी भी देश से, यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका से भी व्यापक हमारा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। राज्य की न्याय व्यवस्था में उच्च न्यायालय का स्थान सर्वोपरि है। देश में वर्तमान में 21 उच्च न्यायालय हैं। इनमें से 3 उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्य है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय बनाया गया है, लेकिन कई ऐसे राज्य भी हैं जिनमें 2 या 3 राज्यों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित किसी भी व्यक्तिगत, प्राधिकरण और सरकार को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय जो राज्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय है, उनका अधिकार वो है कि वह मौलिक अधिकारों पर अमल कराने के लिए अथवा अन्य किसी भी उद्देश्य से बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकारपेक्षा और उत्प्रेषण लेख रिट जारी कर सकता है। ये कुछ स्पेशल रिट होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार निषेध, अधिकारपेक्षा और उत्प्रेषण लेख रिट जारी कर सकता है। देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों और अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृति की संख्या वर्तमान में 647 है। प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर नज़र रखने का अधिकार है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों से
रिपोर्ट भेजने के लिए कह सकता है। उच्च न्यायालयों की कार्यवाही और कार्यविधि नियमित करने के लिए सामान्य नियम बना सकता है। अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालयों का गठन और उनके कार्य देश भर में प्राय समान ही हैं। न्यायालयों के नाम से इनके कार्यों का पता चलता है। अधीनस्थ न्यायालय प्राप्त अधिकारों के अनुसार सभी तरह के दीवानी और फौजदारी विवादों का निपटारा करते हैं। पारिवारिक न्यायालय। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के द्वारा विवाह, परिवार और इनसे संबंध विवाह सुलह समझौते निपटारे हेतु पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई है। इस अधिनियम के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों व देश के प्रत्येक जिले में पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए जाने का अनुरोध राज्य सरकार व केंद्र शासित प्रदेशों को किया गया है। वर्तमान में देश में 96 पारिवारिक न्यायालय हैं। बाल न्यायालय। बाल न्यायालय को किशोर न्यायालय भी कहा जाता है। बाल न्यायालय विशेष न्यायालय होते हैं जिनका उद्देश्य अल्पवयस्क अपराधियों और बच्चों जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है को मदद और संरक्षण देना है। भारत में सर्वप्रथम 1922 में कोलकाता में तथा उसके बाद 1927 में मुंबई में और 1930 में चेन्नई में बाल न्यायालय स्थापित किए गए। स्वतंत्र भारत में 1960 के बाद बाल अधिनियम के तहत बाल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 1960 के बाल अधिनियम का स्थान बाल न्याय अधिनियम 1986 ने ले लिया है। इस समय भारत के सभी राज्यों में बाल न्यायालय हैं। अपराधी बालकों को चेतावनी देकर, जुर्माना करके या माता पिता से बांड भरवाकर उन्हें सौंप दिया जाता है। लोक अदालतें। देश में कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करने और इनकी देखभाल करने के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाया गया है। प्राधिकरण समाज के कमज़ोर वर्गों में कानूनी जागरूकता लाने और उनमें कानून के ज्ञान का प्रसार करने के लिए समुचित उपाय करता है। 31 मार्च 2001 तक देश के विभिन्न भागों में करीब 1,24,170 लोक अदालतें लगाई गईं, जिनमें 1,36,00,000 मामले निपटाए गए। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत लोक अदालतों को सिविल कोर्ट के समकक्ष बना दिया गया है और इसके द्वारा किया गया प्रत्येक फैसला अंतिम होता है। इस फैसले के विरुद्ध किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती। एक बार पुनः अदालतों का या न्यायपालिकाओं का जो स्तर है वो देखते हैं। सर्वप्रथम भारत में सर्वोच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। यह भारत के नागरिकों की, भारत के संविधान और प्रभुता और संप्रभुता की रक्षा करती है। राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा करती है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पूरे भारत क्षेत्र में रहने वाले 130 करोड़ जनता के अधिकारों की रक्षा का भार भी सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर है। वह मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। इसके लिए वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पिच्छा, उत्प्रेषण आदि लेख जारी कर सकती है। इसके बाद राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय है। प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय हैं। कुछ राज्यों को मिलाकर भी उच्च न्यायालय बनाए गए हैं और यह अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो भी मामले होते हैं उसकी सुनवाई करती है, उस पर फैसला देती है। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय हैं। अधीनस्थ न्यायालय जिला स्तर पर कार्य करते हैं और जिला स्तर पर कार्य करने वाले न्यायालयों के जो फैसले हैं उसको उच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है। इसके पश्चात पारिवारिक न्यायालय हैं। 1984 के अधिनियम के द्वारा पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के द्वारा पारिवारिक न्यायालय के या परिवार संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए पारिवारिक न्यायालय बनाया गया है, जो परिवार और इससे संबंधित बातों का, मामलों का, विवाह संबंधित मामलों का, तलाक संबंधित मामलों का निपटारा करती है। इसके बाद बाल न्यायालय है। बाल न्यायालय को किशोर न्यायालय भी कहा जाता है, जो भारत में 1922 से शुरू हुआ है। भारत में आज़ादी के बाद 1960 में बाल अधिनियम के तहत बाल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 1960 के बाल अधिनियम के स्थान वर्तमान में बाल न्याय अधिनियम 1986 ने ले लिया है और इसमें बालकों को चेतावनी देकर, जुर्माना करके, माता पिता से बांड भरवाकर बालकों को छोड़ा जाता है। अभी इस पर और भी सुधार किए गए हैं और बाल संरक्षण अधिनियम के तहत बालकों के हित के लिए बाल न्यायालय काम करती है। और है अंतिम है लोक अदालतें।
देश में कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करने और उनकी देखभाल करने के लिए राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण बनाया गया है, जिसके द्वारा लोक अदालत लगाई जाती है। 31 मार्च 2001 तक देश के विभिन्न भागों में करीबन 1,24,170 लोक अदालतें लगाई गई थी और जिसमें 1,36,00,000 मामले निपटाए गए हैं। लोक अदालतें लंबित प्रकरणों का सुनवाई करती है, जिसमें बिजली से संबंधित बिल का भुगतान, पानी संबंधित बिल का भुगतान, नगर पालिका, न्यायपालिका या अन्य ग्राम से संबंधित जो मामले लंबित हैं, जिसका आपसी सुलह समझौते के द्वारा स्थानीय स्तर पर इन मामलों को सुलझाने के लिए लोक अदालतों का गठन किया है। इस प्रकार भारतीय न्यायपालिका की व्यवस्था जो है वह विस्तृत है। धन्यवाद।